जरा सोचिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे ऊंची कुर्सी, बेहिसाब ताकत का सिंबल। और अब सोचिए, उस कुर्सी पर वो इंसान बैठ रहा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसी साम्राज्य को खत्म करने में लगा दी। ये कहानी उसी की है। तो इस कहानी के हीरो कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या प्यार से कहें तो राजा जी। और उनको समझने के लिए ना किसी और की नहीं, खुद महात्मा गांधी की बात सुनते हैं। गांधी जी उन्हें कहते थे, मेरी अंतरात्मा का रक्षक। सोचिए जरा इस बात पर, ये एक इंसान के किरदार के बारे में क्या कुछ नहीं कह देता। तो चलिए, इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। होता क्या है जब आज़ादी के किसी आंदोलन की, कह लीजिए नैतिक आवाज़ को, उसी साम्राज्य के महल की चाबियां थमा दी जाएं? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें इतिहास के एक बहुत बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गवर्नर जनरल का पद आखिर था क्या, इसकी ताकत कितनी थी। देखिए, ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं था, ये भारत में ब्रिटिश सत्ता का एपिसेंटर था, उसका केंद्र था। और ये कोई रातों रात नहीं बन गया था। अरे लगभग 200 साल लगे इसकी ताकत को बढ़ने में। 1773 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर शुरू हुआ, फिर 1833 तक आते आते पूरे भारत पर इसका कंट्रोल हो गया। और फिर 1857 के उस बड़े विद्रोह के बाद तो इसे वाइसरॉय का और भी बड़ा खिताब मिल गया। मतलब अब वो सीधे ब्रिटिश क्राउन का नुमाइंदा था। और इस ताकत का असर अरे बहुत बड़ा था। जरा लॉर्ड लिटन के बारे में सोचिए, जो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाए और एक झटके में भारतीय भाषाओं के सारे अखबारों पर ताला लगा दिया। या फिर लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1905 में बंगाल का नक्शा ही बदल डाला। ये कोई छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं थे, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी किस्मत तय कर रहे। और ये ताकत सिर्फ फाइलों और कानूनों में नहीं थी। नहीं, ये वाइसराय हाउस की ईंट ईंट से झलकती थी, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। 340 कमरे। ये महल सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि अपनी शान शौकत से, एक तरह से डराने के लिए, एक विदेशी शासन की ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था। और सोचिए, इसी की बागडोर राजा जी को मिलनी थी। तो ये तो थी वो इंस्टीट्यूशन, वो कुर्सी। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसे चैलेंज करने में लगा दी। सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत बड़े दिग्गज। उनकी पूरी जिंदगी ही ब्रिटिश राज के खिलाफ एक खुली किताब थी। 1906 में कांग्रेस से जुड़े, गांधी जी के इतने करीबी बन गए कि लोग मिसाल देते थे। और सिर्फ बातें नहीं, जब असहयोग आंदोलन का वक्त आया तो अपनी चलती फिरती वकालत छोड़ दी। यहां तक कि दक्षिण में नमक सत्याग्रह को भी इन्होंने ही लीड किया, और नतीजा जेल। तो उनका हर कदम उसी सिस्टम के खिलाफ एक बगावत थी, जिसके मुखिया उन्हें एक दिन बनना था। ये टकराव ना बिल्कुल आमने सामने का था। एक तरफ राजा जी सविनय अवज्ञा में नमक कानून तोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सिस्टम उन्हें उसी के लिए जेल में डाल रहा था। एक तरफ वो भारत को दूसरे विश्व युद्ध में घसीटने के विरोध में अपने प्रीमियर पद से इस्तीफा दे रहे थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार भारत की तरफ से युद्ध का ऐलान कर रही थी। मतलब ये दो दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम, सबसे दिलचस्प मोड़ पर। वो पल जब एक क्रांतिकारी ने शासक की कुर्सी संभाली। यह सिर्फ एक कुर्सी का बदलना नहीं था, ये एक सिंबॉलिक क्रांति थी। फिर जून 1948 में वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिरी ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन चले गए, और उनकी जगह सी राजगोपालाचारी ने गवर्नर जनरल का पद संभाला। ऐसा करने वाले वो पहले और एकमात्र भारतीय नागरिक थे। ये एक ऐसा पल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और यहीं पे कहानी और भी कमाल की हो जाती है। जरा ये तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। 340 कमरों वाला वो आलीशान महल, और उसमें रहने वाला शख्स वायसरायों का वारिस अपने जूते खुद पॉलिश कर रहा है। ये एक छोटा सा निजी काम था, लेकिन ये उस बहुत बड़े बदलाव के बारे में सब कुछ कह देता था जिसके वो प्रतीक थे। साम्राज्य की शानो शौकत आज़ादी के संघर्ष की सादगी से उसी की दीवारों के अंदर मिल रही थी। देखिए, राजा जी का कार्यकाल सिर्फ एक पद संभालने तक सीमित नहीं था। उनका मिशन था एक पुल बनना, भारत को ब्रिटिश डोमिनियन से, मतलब एक ऐसा देश जो अंदर से तो आज़ाद था पर जिसका हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटेन का राजा था, वहां से एक पूरी तरह संप्रभु गणराज्य बनने तक का जो आखिरी फासला था ना, उसे पार कराना। वो सत्ता के ट्रांसफर के बिल्कुल आखिरी चैप्टर की देखरेख कर रहे थे। और ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। गवर्नर जनरल के तौर पर राजा जी टेक्निकली अभी भी ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि थे। वो शाही जंजीर की आखिरी कड़ी थे। लेकिन जो राष्ट्रपति का नया पद बनने वाला था, वो कुछ बिल्कुल नया था।
वो भारत के लोगों की अपनी संप्रभुता का प्रतीक था। तो राजा जी का काम था उस आखिरी कड़ी को सम्मान के साथ तोड़ने में मदद करना। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 की तारीख इतनी अहम है। नए संविधान को लागू करके भारत ऑफिशियली एक गणराज्य, एक रिपब्लिक बन गया। इसका सीधा सा मतलब था कि अब देश की सबसे बड़ी ताकत किसी दूर बैठे राजा या रानी के पास नहीं, बल्कि भारत की जनता के हाथों में थी। ये आखिरी और सबसे डिसाइसिव कदम था। तो चलिए उन आखिरी ऐतिहासिक कदमों को एक बार फिर से देखते हैं। राजा जी जून 1948 में पद संभालते हैं और भारत के डोमिनियन के रूप में आखिरी दिनों की अध्यक्षता करते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होता है और इसके साथ ही गवर्नर जनरल का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है और भारत के पहले राष्ट्रपति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उस शक्तिशाली कुर्सी पर राजा जी के उस छोटे से कार्यकाल की असली विरासत क्या है? इतिहास की बड़ी कहानी में ये एक नियुक्ति इतनी मायने क्यों रखती है? देखिए, बात यह है कि राजा जी की नियुक्ति सिर्फ एक अधिकारी का बदलना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत गहरा ऐतिहासिक बयान था। ये इस बात का प्रतीक था कि एक भारतीय राष्ट्रवादी, एक पूर्व राजनीतिक कैदी अब उसी कुर्सी पर बैठा था जो कभी दमन का सबसे बड़ा सिंबल थी। वो सचमुच उस साम्राज्य के शांतिपूर्ण अंत की अध्यक्षता कर रहे थे जिसने कभी उन्हें जेल में डाला था। कितनी बड़ी बात है ये। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सोच के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी साम्राज्य के औजारों का इस्तेमाल उसे ही शांति से खत्म करने के लिए किया जा सकता है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की कहानी ये बताती है कि हाँ, किया जा सकता है। कभी कभी सबसे गहरी क्रांतियां धमाके से नहीं, बल्कि चुपचाप सम्मान के साथ चाबियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने से होती हैं। शासक से क्रांतिकारी के हाथों में।